हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। झीरम घाटी हमला प्रदेश के इतिहास की वो घटना है जिससे कांग्रेस पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी क्षति झेलनी पड़ी है। विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले हुई घटना ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल रहा कि हमला क्या सिर्फ नक्सली अटैक था या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। पिछले दिनों इसकी जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई, जिस पर बहस के बीच राज्य सरकार ने आयोग में नई नियुक्ति करते हुए जांच के लिए कुछ नए बिंदु इसमें जोड़ दिए हैं। ये तो तय है कि प्रदेश की सियासत में बड़ा मोड़ लाने वाले इस झीरम कांड से जुड़ी हर बात को सियासी चश्मे से देखा जाता है, पर इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पिछले 8 सालों से अनुत्तरित सवालों का जवाब मिल पाएगा। बात होगी इस पर। पहले इस घटनाक्रम पर देखते हैं एक रिपोर्ट। नवंबर 2021 आयोग ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। 11 नवंबर 2021 आयोग नए सिरे से करेगा जांच। इन दो तस्वीरों से ये साफ है कि झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले को लेकर जारी सियासी लड़ाई फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। एक और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी, तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल पूर्ण होने और जांच पूरी न होने का हवाला देकर आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी। झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच के लिए भूपेश सरकार ने जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री को आयोग का अध्यक्ष बनाया, जबकि पूर्व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे। ये आयोग 6 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पूर्व में जारी जांच के बिंदुओं के अतिरिक्त ये आयोग 3 नए बिंदुओं पर जांच करेगा। पहला, क्या घटना के बाद पीड़ितों को सही तरह से इलाज की व्यवस्था की गई? ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? आयोग या फिर राज्य सरकार परिस्थितियों और जरूरत के मुताबिक अन्य बिंदुओं को तय कर सकेगी। न्यायिक आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद हमने विधि विभाग से अभिमत मांगा था कि इस पर आगे क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राजभवन को आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। ये हमें मीडिया के जरिए पता चला। इस मामले पर राजभवन की ओर से सरकार को फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं। जाहिर है कांग्रेस की ओर से झीरम हमले की जांच के लिए नए आयोग की मांग उठ रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दिन पहले कहा था कि आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, रिपोर्ट अभी आधी अधूरी है। ऐसे में सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है। इधर झीरम कांड की नए सिरे से आयोग की जांच पर राज्य सरकार के कदम पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने मन की चाहती है, अगर मन की हो तो स्वीकार करती है और अगर मन की ना हो तो अस्वीकार। सरकार का ऐसा है कि ये वास्तव में कहें तो ये केवल इतना ही चाहती है कि अपने हिसाब से अपने मन की हो तो स्वीकार है, यानी अच्छा गप गप, और यदि कड़वा है तो उसको थू थू वाली बात है। ये कुल मिलाकर के सब जानते हैं कि झीरम में क्या हुआ है। झीरम कांड छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे अहम मोड़ रहा है। जाहिर से जुड़ी हर एक बात में सियासत शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पहले सौंपी गई आयोग की रिपोर्ट में आखिर है क्या और उसका क्या होगा। उससे भी अहम सवाल ये, क्या कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो क्या बात मन की है या बात सच की है? और कौन है जो सच को सामने नहीं आने देना चाहता है? किसका पक्ष मजबूत है और कौन सच का पीछा कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। जब से घटना हुई है 25 मई 2013 से, तब से लगातार ये सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहा है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कौन था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि इसके राजनीतिक षड्यंत्र के बारे में NIA ने कुछ नहीं कहा,
जिन दो बड़े नक्सली नेताओं का नाम पहले चार्जशीट में था, बाद में पूरक चार्जशीट में उनके नाम हटा दिए गए। लगातार जब जो राजनांदगांव के नेता थे उदय मुदलियार, उनके पुत्र ने जितेंद्र मुदलियार ने जब एफआईआर कराने की कोशिश की, उसको क्वैश कराने का प्रयास किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है कि कुछ लोग इस जांच का जो सच है वो सामने नहीं आने देना चाहते, और रिपोर्ट सरकार के बजाय राज्यपाल को क्यों सौंपी गई? कुछ सवाल ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष उठा रहा है और लगता है कि उनके जो सवाल हैं वो वाजिब भी हैं। उनके सवाल कितने वाजिब हैं, कितने वाजिब नहीं हैं, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं, आरडीए के चेयरमैन रह चुके हैं, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और एक प्रखर नेता के रूप में जाने जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, इसके पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा भी एक सवाल ये है कि जब इस जो जांच आयोग है या एनआईए की जांच है उस पर जब कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं तो आपकी पार्टी की से एक जवाब आता है, हमेशा एक सवाल उठाता है कि जो भूपेश बघेल जी अपनी जेब में सबूत लेके घूम रहे थे उसका क्या हुआ? उसका जवाब भी सीएम ने दिया कि वो उचित मंच पर और सही जगह देंगे, जहां पर उनको लगता है कि इससे न्याय मिल सकता है, उसमें जांच की दिशा आगे बढ़ सकती है। जहां जांच प्रभावित हो सकती है वहां वो नहीं देंगे। मुझे लगता है कि उनका जो ये स्टेटमेंट है वो अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन जो जांच में लगातार एनआईए अड़ंगा डालती है और आपकी पार्टी के नेता ये क्यों बोलते हैं कि उनके मन की यदि बात होगी तो ही बात सही है, नहीं तो बात गलत लगती है सत्ता पक्ष को? देखिए शिरीष जी, मेरा यह मानना है कि भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, नियम है, प्रक्रिया है। जब दो पार्टियां न्यायालय में जाती हैं, किसी एक के पक्ष में कोई परिणाम आता है, दूसरे के पक्ष में नहीं आता है, तो उसके पास बहुत सारे फोरम होते हैं, वो वहां जाकर अपनी बातों को रखता है। लेकिन न्यायालय के आदेश को हम अंतिम मानते हैं, उसके बाद इस देश के अंदर में और कोई व्यवस्थाएं नहीं है। देखिए ऐसा है, जैसा कि आपने कहा कि भूपेश बघेल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से ये कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया गया कि हाँ उन्होंने इस बात को कहा था। पहले तो कांग्रेस के नेता इस बात को ही नकार रहे थे कि उन्होंने इस बात को कुछ कहा कि मेरी जेब के अंदर में सबूत है। अब आपने कहा कि उचित मंच पर भूपेश बघेल जी रखेंगे। उचित मंच कौन सा? यही है ना कि उनके द्वारा निर्मित कोई जांच आयोग बन जाए, उनके द्वारा निर्मित कोई एसआईटी बन जाए, उनकी सरकार के द्वारा कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जिनको उस कमेटी के अंदर में रखा जाए, वहां पर ये सबूत रखेंगे। क्या इनको एनआईए पर विश्वास नहीं है? क्या इनको एकल सदस्य जो प्रशांत मिश्रा जी की जो न्यायिक जांच कमेटी बनी थी उन पर भरोसा नहीं है? अरे कम से कम एनआईए जो तत्कालीन सरकार यूपीए की सरकार ने बनाया था, वहां पर तो कम से कम देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसको कहा जाता है कि जांच एजेंसी कहा जाता है। इसमें पूरे भारत देश के सभी नागरिकों का विश्वास है। ठीक है, हम पॉलिटिकल है, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम उचित फोरम जब मैं रखूंगा। देखिए, एक प्रदेश अध्यक्ष किसी एक पार्टी का, राजनीतिक दल का, जो एक पुरानी पार्टी है, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उनकी ही पार्टी के लोग दिवंगत हो जाते हैं उसमें, तो क्या उनका यह नैतिक दायित्व नहीं बनता कि सबसे पहले जाकर वो उन सबूतों को सामने रखे? देखिए, विशुद्ध रूप से यह राजनीतिक मामला है और मुझे इस कहने में कहीं संकोच नहीं है कि जिस दिन यह घटना हुई और एक हफ्ते का जो तारतम्य चला, जो समाचार पत्रों के अंदर में पूरा का पूरा फोकस और पूरा का पूरा जो शंका थी वो किस पार्टी के नेताओं पर थी, ये इस प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। घटनाएं बहुत सारी हैं। किसने संजय जी वर्तमान मंत्री को वहां पर उस समय हाथ उठाकर ये कहा कि ये क्या है? जी 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 संजय जी, आपकी आपने चार पांच बातें की हैं, बोलिए, उनका उनका मैं बिंदुवार आपको बताता हूं। जब 2016 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा के अंदर सीबीआई जांच की घोषणा की, उसके 1.5 साल बाद या 1 साल बाद सीबीआई ने ये लिख के क्यों दिया कि हम इसकी जांच नहीं कर सकते? एक, और जब एनआईए ने पहला एक जो चालान पेश किया था, उसके बाद पूरक जो चालान पेश किया, उसमें 2 बड़े नक्सली नेता थे, रमन्ना और एक और कोई नेता थे, गणपति, दोनों का नाम उसमें से क्यों निकाला गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा, जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत मिश्रा आयोग पर इनको विश्वास नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि सितंबर में प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपना जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए आवेदन किया था और अचानक से फिर ये रिपोर्ट कंप्लीट भी हो गई और सबमिट जहां होनी थी उसके बजाय राज्यपाल को सबमिट हुई। इसलिए लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, और यदि उसमें सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं, तीनों विषयों पर सुनिए, यदि सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपका इशारा जो कांग्रेस की तरफ है,
तो यदि वो लोग शामिल थे तो उस समय आपकी पार्टी की सरकार थी, तो आपकी पार्टी की सरकार ने भी इस सच को सामने लाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, आपके क्रमशः मैं एक एक विषय को मैं जवाब देना चाहूंगा। जो आपने कहा कि सीबीआई जांच, हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ आपने इस बात को स्वीकार किया ना कि हमने लिखा। अब सीबीआई क्यों जांच नहीं कर रही है? वो इसलिए लिखा, संजय जी मैं बताता हूं, संजय जी मैं पूरा घटनाक्रम बताता हूं, संजय जी वो घटनाक्रम भी बताता हूं। विधानसभा में लगातार 3 दिन से विवाद हो रहा था उस बात पर। दूसरा विषय, उसके बाद राज्य सरकार को घोषणा करनी पड़ी सीबीआई जांच की, दबाव में। विधानसभा के अंदर में चर्चा हुई ना। नहीं, ठीक है। नहीं, देखिए, विधानसभा के अंदर में चर्चाएं होती है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमने भी बहुत बड़े बड़े सवाल अभी किए। यहां कहां सरकार मान रही है? सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज तो भूपेश बघेल जी की सरकार मानती नहीं है। तो ये तो चलता रहता, कभी मानना नहीं मानना एक अलग विषय है। लेकिन सीबीआई क्यों नहीं करी, ये तो सीबीआई ही बता सकती है, क्योंकि सीबीआई एक बड़ी जांच एजेंसी है। दूसरा, एनआईए का जो विषय आपने कहा कि 2 लोगों का नाम क्यों हट गया, ये मुझे लगता है ये एनआईए बताएगी। संजय श्रीवास्तव नहीं बता सकता कि भाई उनका नाम क्यों हटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जो आपने कहा अभी, कि यदि आज राज्यपाल जी को प्रशांत मिश्रा जी ने क्यों रिपोर्ट सौंपी, इस पर हम और आप यदि बाहर, आंतरिक विषय क्या हम नहीं जानते, लेकिन हम एक यदि आशंका करें या हम उसका अनुमान यदि करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं विषय तो इधर ही जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शासन के निहित हो सकता है। क्या उनके नाम तो नहीं आ रहे हैं कहीं? इसलिए तो नहीं कि सरकार के अंदर का कोई व्यक्ति, इसलिए राज्यपाल जी को सौंपा गया रिपोर्ट। मैं नहीं जानता कि सत्यता क्या है, लेकिन ये चर्चाएं आज है यहां पर। और दूसरा विषय, मेरा तो खुला आरोप है, एक नया जांच आयोग, आपने कहा कि 30 सितंबर, ये अचानक फिर ये जांच आयोग आपने क्यों नहीं बनाया उस समय? 30 सितंबर तक आप उनको खारिज कर देते उसी डेट पर, और आप एक नया जांच आयोग। जब राज्यपाल जी के पास में रिपोर्ट चली गई, पहले आप सवाल करते हैं कि क्यों हुआ, क्यों राज्यपाल को गया, हमारे पास आना चाहिए, वापस करिए। जब आपको लगा कि नहीं मामला गड़बड़ है, तब आनन फानन में आप एक नए जांच आयोग का गठन कर रहे हैं, और यही सिद्ध कर रहा है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। विधानसभा पटल के अंदर में यह रिपोर्ट पहुंच नहीं पाए, और विधानसभा पटल में रखने के बाद यह सार्वजनिक ना हो जाए, इससे सरकार डर रही है, कांग्रेस पार्टी डर रही है। मेरा यह खुला आरोप है। चलिए संजय जी, आपके आरोप पर, संजय जी आपके आरोप पर मैं सुरेंद्र शर्मा जी का जवाब दूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी ने 2-3 आरोप लगाए। उनका जो मुख्य आरोप है कि जो रिपोर्ट है उसमें आपकी पार्टी के कुछ नेता शामिल हो सकते हैं, जो उनका एक बड़ा आरोप है, और इस कारण से उनका कहना है कि इसलिए वहां सौंपी गई। मुझे नियम तय बताइए, या इसकी प्रक्रिया क्या है कि किस तरह से वो राज्यपाल को सौंपी जा सकती है, या फिर राज्य सरकार को दी जा सकती है, या विधानसभा पटल पर रखी जा सकती है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये विधानसभा की प्रॉपर्टी है और विधानसभा में ही सबमिट होनी चाहिए, और सरकार उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करती है। राज्यपाल को देने का क्या औचित्य था, इसके बारे में जरूर बताइए। और जो संजय श्रीवास्तव का आरोप है कि शायद आपकी पार्टी के कोई नेता का उसमें नाम है, इसलिए वो रिपोर्ट उधर दी गई और विधानसभा में नहीं रखी गई। देखिए डॉक्टर मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कांग्रेस पार्टी की ने अपना एक शीर्षस्थ जो है बड़ी पूरी पीढ़ी को खोया है, और मैं उस घटना का स्वयं सुदीप गवाह हूँ, भुक्तभोगी हूँ। मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह से नक्सली जो है ढूंढ करके लोगों को नंद कुमार पटेल की तलाश कर रहे थे। वो पहचानते नहीं थे, उसको मारना चाहते थे। क्यों मारना चाहते थे? नक्सली की आम दहशत करने वाली घटना होती तो इस तरह से चुनिंदा व्यक्ति को तलाश करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा प्रश्न जो हमेशा से हमारे बीच में है और रहेगा, वो ये है कि सत्ता पक्ष में डॉक्टर रमन सिंह की जब यात्रा होती है तो उसमें 1779 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, और विपक्ष की जो परिवर्तन यात्रा होती है उसमें 218 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है डॉक्टर मिश्रा जी, जिस दिन सुकमा हम लोग गए थे, और उस दिन की यात्रा में जिस तरह से पुलिस का बंदोबस्त था, उससे हमको शंका होने लगी थी कि कुछ न कुछ होने वाला है। ये तो एक निश्चित रूप से षड्यंत्र को तो इंगित करते ही है। अब हमारा कहना यह है कि षड्यंत्र में कौन थे, इस बात को जानने का हक जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी है, उनके परिजनों को है, छत्तीसगढ़ की जनता को है, जो उसमें घायल हुए हैं उनको भी जानने का हक है कि हम लोग तो राजनीति के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने ऐसी कोई काम किया नहीं है, तो हमारे ऊपर इस तरह का हमला क्यों हुआ, इस बात को जानने का हक लगा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को है। अब जहां तक सवाल यह है कि एनआईए जांच कर रही थी, उस समय यूपीए की सरकार थी, और जैसा कि आपने बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, राजद की सरकार आ गई, उसके बाद
वो NIA ने जो जांच रिपोर्ट में जो प्रमुख जो जिनके आरोपी थे उनके नाम भी हटा दिए, चार्जशीट खत्म कर दिया। विधानसभा में हल्ला मचाने के बाद ले दे के राज्य सरकार ने CBI की जांच की घोषणा की और CBI की जांच के लिए पत्र भी लिखा, और पत्र का जब जवाब आ गया कि नहीं, हम CBI की जांच नहीं करेंगे, उस पत्र को दबाए रखा। विधानसभा में इस बात को बताया भी नहीं। आम परंपरा ये है, कानून की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम परंपरा ये है कि राज्य सरकार आयोग का गठन करती है और आयोग जो है राज्य के मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपता है और उसको विधानसभा के पटल में रखा जाता है, उसके गुण दोष पर विचार होता है और विधानसभा में यह तय होता है कि इस पर क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से किन बिंदुओं पर इसमें विचार विमर्श किया जाना है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्या हुआ कि पिछले 8 आयोग के सारे रिपोर्ट सरकार को सौंपे गए। इस आयोग की रिपोर्ट में क्या खासियत है जो जिसको सीधा राज्यपाल को सौंपा गया और राज्यपाल के माध्यम से अभी तक राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार को जानकारी हो रही है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई कांग्रेस का नेता इसमें संलिप्त रहा होगा, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उजागर करते, इससे उनको लाभ होता। तो निश्चित रूप से ये तो ऐसा है कि ये जानबूझ के इन्होंने, अगर कोई व्यक्ति शामिल रहा भी होगा तो उसको भी बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जिन लोग पीड़ित हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको आज भी इस बात को जानने का हक बनता है और ये जिज्ञासा बनी हुई है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कौन था, इसके क्या कारण थे, इसमें क्या षड्यंत्र था, किसने क्या किया, किसने क्या किया। इस बात की जानकारी कानून निश्चित रूप से देश और राज्य कानून में चलता है। संजय भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ, मगर कानून क्या कहता है? कानून के माध्यम से न्याय होना चाहिए, कानून के माध्यम से अपराधी को दंड मिलना चाहिए, कानून के माध्यम से जब शीर्षस्थ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता हो और षड्यंत्र का खुलासा नहीं होता हो, इस बात को जानने का अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता को है, कांग्रेस पार्टी को है, पीड़ित पक्ष को है। सुरेंद्र शर्मा जी, एक सवाल आपसे सीधा कि आपकी पार्टी के जिस नेता के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती है कि उनके साथ नंदकुमार पटेल अंदर गए थे, उस बारे में आपकी पार्टी ने क्या सोचा, आपकी सरकार उस बारे में क्या कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छा मौका होता है कि जब वो इस जांच आयोग के बारे में बात होती है, इस जांच के बारे में बात होती है, तो आपकी पार्टी के उस नेता की ओर वो इशारा कर देते हैं। नहीं, निश्चित रूप से उसमें उसके संबंध में बहुत सारी बातों की जानकारी हो चुकी है। उसके साथ नंदकुमार पटेल जी का ड्राइवर भी था और उनको और उनके ड्राइवर को, दोनों को नक्सलियों ने भगा दिया। तो भागो यहाँ से अगर अपनी जान बचाना चाहते हो करके इस तरह की बातें। दरअसल में मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उसको खोलिए ना, उसको उजागर कीजिए ना। आपको तो राजनीतिक दृष्टि से भी, न्याय की दृष्टि से भी सब बात उजागर होगी। छत्तीसगढ़ की जनता, पीड़ित पक्ष इस बात को जानना चाहता है कि वास्तविक में हुआ क्या था, कौन षड्यंत्रकारी थे, वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसका उजागर होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, हिंदुस्तान की जनता चाहती है। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना जिसमें नक्सली लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, हमने तो स्वयं देखा है। नंदकुमार पटेल जी का नाम लेकर मुझसे पूछा है कि नंदकुमार पटेल कौन है। जिस तरह से महेंद्र कर्मा की हत्या करने के बाद उसके शव पर डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, थूक रहे थे, ये एक बहुत ही लोमहर्षक घटना थी, विभत्स घटना थी, नरसंहार था, घेर कर मारा गया था। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी, आपके जो सवाल है उस पर मैं संजय श्रीवास्तव जी का जवाब लूंगा। संजय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और आपकी सरकार ने एक एकल सदस्यीय जो जांच आयोग बनाया था, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोई नेता उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसकी तरफ आप बार बार इशारा करते हैं, आपकी पार्टी के नेता इशारा करते हैं, तो आपने जांच के बिंदुओं में उसके राजनीतिक षड्यंत्र को क्यों नहीं शामिल किया था आपकी सरकार ने? और देखिए शिरीष जी, दो विषय हैं। पहला विषय जो आपने कहा, बिल्कुल हमारा कहना यही है, जो मैं मानता हूं इस बात को, कि कुछ इस तरह की जो मेरी जानकारियां हैं कि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स में यदि इस तरह की कहीं कोई शंका होती है तो शायद वो रिपोर्ट सरकार को न सौंपकर राज्यपाल को सौंपी गई होगी, यदि सरकार का कहीं कोई विषय या इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई देता है तो। दूसरा विषय षड्यंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, क्या एजेंडे तय होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। प्रथम दृष्टया जब मेरे ख्याल से 25 मई 2013 को ये चीजें हुई और शायद इस आयोग का गठन 28 मई को शायद हो गया था, 2-3 दिन के बाद हुआ था। कुछ बिंदुओं के साथ में इस तरह की चीजें आई। चूंकि प्रदेश के अंदर में नक्सल घटनाएं लगातार होती है, जिसमें भाजपा के भी नेता, कांग्रेस के भी नेता कई बार इसमें दिवंगत हुए हैं, कई शहीद हुए हैं।
ये बाद में इस तरह की चीजें जो उत्पन्न हुई, जो शंका के आधार पर जो कांग्रेस एक मुद्दा बनाने के लिए कि षड्यंत्र है, सरकार का षड्यंत्र है, वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार का षड्यंत्र है, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का षड्यंत्र है। मुझे अच्छे से याद है, मध्य प्रदेश के एक नेता हुआ करते थे, उनका तो वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास में। उन्होंने कहा 2 दिन बाद कि फोन जा रहा है वहां से मुख्यमंत्री निवास में कि हां ये मर गया, राजनाथ सिंह से ये रिपोर्ट हो रही है। इस तरह की अस्थिरता और इस तरह की मानसिकता के साथ में राजनीति करने वाले ये लोग हैं। और इसका उदाहरण अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको तो प्रकटीकरण कर देना चाहिए कि कौन कांग्रेस के नेता है, जिससे इनको राजनीतिक लाभ मिले। सुन लीजिए सुरेंद्र जी, नक्सल हमला हुआ है, कोई दिवंगत हुआ है, वो विचारधारा से कांग्रेसी हो सकता है, मारा गया है आदमी, दिवंगत हुआ है, हमको इसमें लाभ अर्जित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। संजय जी, और बार बार आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने क्यों नहीं जांच कराया। एक बार एक एक मिनट एक जांच कमेटी यदि गठित हो जाती है, फिर उसका निर्णय वो जुडिशियल कमेटी ही करेगी, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो प्रशांत मिश्रा जी की जांच आयोग हो। इसके बाद सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। समय के साथ जो चीजें पूछी जाती है, सरकार उन सब चीजों को इसमें इन्वॉल्व करता है। इसलिए केवल राजनीति, कम से कम इसमें राजनीति ना हो। और इतनी ही ईमानदारी जितना आप कह रहे हैं तो आने दीजिए ना, राज्यपाल जी भी तो संवैधानिक प्रमुख हैं। आप इंतजार तो करिए, वो क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट्स का सरकार को बेच रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, सरकार को भेज रहे हैं, विधानसभा पटल में रखने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। आनन फानन में नए जांच आयोग बनाने का कारण क्या है, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। संजय जी, नए जांच आयोग से या जांच आयोग में जो नए सदस्यों की नियुक्ति हुई, उससे आपकी पार्टी को कोई दिक्कत है क्या? और दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? लेकिन कोई व्यवस्था है, हम तो उस पर मेरा सीधा सवाल है, आपको कोई दिक्कत है कि आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है? यदि एक जांच कमेटी काम कर रही है, सर एक सेकंड सर, नहीं देखिए नहीं सुनिए, उसको मैं केवल दिक्कत हाँ या नहीं में दे सकता। क्यों है दिक्कत, ये मैं बता रहा हूं ना, कि यदि 2013 में घटना 2021 हो गई, 8 साल यदि उसमें अध्ययन हुआ है और तमाम बिंदुओं के बाद में यदि कोई रिपोर्ट सारी खुलासा तो होने दीजिए। आखिर खुलासे के बाद आनंद फानन में, और आपने 30 तारीख को यदि समय समाप्त हो रहा था, तो आपने क्यों नहीं अगले दिन कर दिया कि एक नई जांच आयोग यदि आप सामान्य रूप से कर देते तो सुरेंद्र शर्मा जी होती। ये जब क्रम चला, पहले 4 दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं, उसके बाद अचानक जांच आयोग बन जाता है। यही एक शंका का सुरेंद्र शर्मा जी, एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा, क्यों नहीं जांच? दरअसल में देखिए, सीधी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जिस तरह से आयोग ने समय बढ़ाने की मांग की थी, उसके संदर्भ में विचार विमर्श छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही थी, विधेयक सौंपा गया था, और बिना सरकार की जानकारी के अचानक आकस्मिक रूप से आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया। ऐसी परिस्थिति में उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए जिन बिंदुओं पर सरकार जानना चाहती है, जिन बिंदुओं पर जनता जानना चाहती है, क्या तरीका हो सकता है उसका? एक ही तरीका तो हो सकता है कि एक आयोग का गठन किया जाए, आयोग के सदस्यों को निर्देशित किया जाए, जो भी तरीका हो वो ऐसा होना चाहिए कि सब सामने आए, जिनके परिवार के लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है उनको न्याय मिलना चाहिए। और यदि राजनीतिक षड्यंत्र है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि शायद दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार, राजनीतिक नरसंहार शायद ही कभी हुआ हो। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसका सच सामने लाएगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।